हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा डिस्कशन है वो हम वापस से अपनी पुरानी वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा दिल्ली सल्तनत का हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड, कि दिल्ली सल्तनत बनी कैसे, क्या कारण थे, क्या इवेंट्स हुए जिन्होंने आपके फेवर किया दिल्ली सल्तनत की फॉर्मेशन को, और कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उस पीरियड में, और कौन ऐसा इंपॉर्टेंट रूलर था जिसने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, वो हमने बैकग्राउंड में डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ अबाउट क्रोनोलॉजी। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या होता है, जब भी मैं किसी एम्पायर के बारे में पढ़ता हूँ या फिर कोई शासन या फिर कोई सल्तनत के बारे में मैं पढ़ता हूँ, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, देन क्रोनोलॉजी, ओके, देन आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्पायर या फिर सल्तनत, और उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट रूलर्स जो है उनकी प्रोफाइल। ठीक है, ये चार चीज़ें आप करोगे तो आपका मैक्सिमम जो उस सल्तनत या फिर उस एम्पायर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें वो कवर हो जाती है। ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज हम कवर करेंगे क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी मीन्स कि आपकी जो सल्तनत है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, 1206 में आपकी दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश कर दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, और 1206 से लेकर के वो टाइम पीरियड जब आपकी दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म होती है, कब होती है? 1526 में। कब? जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें आपका बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। ठीक है, तो तब आपकी दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और वहाँ से स्टार्ट होता है मुगल एरा। ठीक है, तो ये जो पीरियड है अप टू 1206 टू 1526, ठीक है, इसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत का पीरियड। ठीक है, और इस पीरियड में जो क्रोनोलॉजी मेंटेन हुई है, उस क्रोनोलॉजी में जो इवेंट्स हुए हैं या फिर जो भी राजा रहे हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने क्रोनोलॉजी पढ़नी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी जितनी भी डायनास्टीज़ है जो भी आपकी दिल्ली सल्तनत में फ्लरिश की है, जो भी डायनास्टीज़ दिल्ली सल्तनत के टाइम एग्जिस्ट करी थी, उनको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल, अब मैं स्टार्ट करूँ, फर्स्ट जो पहली डायनास्टी थी हमारी स्लेव डायनास्टी या फिर मामलुक डायनास्टी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लेव डायनास्टी। स्लेव डायनास्टी का टाइम पीरियड आपका 1206 से लेकर के 1290 तक। ठीक है, 1290 में हमारी नई डायनास्टी आती है जो कि स्लेव डायनास्टी को रिप्लेस करती है, वो है हमारी खलजी डायनास्टी। ठीक है, 1290 से लेकर के 1320 तक हमारी खलजी डायनास्टी का पीरियड है। फिर 1320 से लेकर के 1400 1215 तक हमारा आपका तुगलक डायनेस्टी आती है। ठीक है, तो ये डायनेस्टीज़ को आपको पहले अरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी। ओके, सेकंड डायनेस्टी वी हैव खलजी डायनेस्टी। ओके, थर्ड डायनेस्टी वी हैव तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ डायनेस्टी वी हैव सैयद डायनेस्टी। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल फोर्थ डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी, और जो लास्ट हमारी फिफ्थ डायनेस्टी है दैट इज लोधी डायनेस्टी। ओके, तो पहले आपने क्या करना है कि इन पांच जो मेजर दिल्ली सल्तनत की जो आपकी डायनेस्टीज हैं इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ठीक है, लाइक स्लेव से लेकर के आपको लास्ट में दिस लोधी डायनेस्टी तक। ठीक है, देन आपको क्या करना है कि हर एक डायनेस्टी को लेना है, उसके जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनको आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। लाइक स्लेव डायनेस्टी को लूंगा मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कौन आएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड नंबर पे मेरे पास आएंगे इल्तुतमिश। थर्ड पे रजिया सुल्तान। फोर्थ पे हमारे पास आएंगे आपके नज़ीरुद्दीन। फिफ्थ में आएंगे हमारे पास बलबन। ठीक है, फिर बलबन के जो सक्सेसर थे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनके 2-3 साल बाद ही आपके खलजीज ने उनको रिप्लेस करके खलजीज डायनेस्टी स्टेब्लिश की थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बलबन ने हमें याद करना है कि क्रोनोलॉजी क्या थी। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे फिर खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी में सबसे पहले जलालुद्दीन खलजी। ठीक है, देन आपके अलाउद्दीन खलजी, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो थे खलजी डायनेस्टी के, दिस अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी के बाद जैसे आप उनके बेटे की बात करोगे, उतना इंपॉर्टेंट रोल था नहीं। ठीक है, मलिक काफूर का थोड़ा बहुत रोल था, बट इसके बाद हम डायरेक्ट देते कि तुगलक का अटैक हो गया था। ठीक है, तुगलक का अटैक हो गया था आपका, और तुगलक ने रिप्लेस कर दिया था खलजीज को 1320 में। ठीक है, तो अब यहाँ से तुगलक का राइज होता है 1320 से लेकर के आपका 1213 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रूलर आते हैं आपके घियासुद्दीन तुगलक, जिनको हम गाजी मलिक भी कहते हैं। ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक, देन घियासुद्दीन तुगलक के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रूलर आते दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हमने याद रखने हैं ज़्यादा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद आपका मैक्सिमम डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया था और डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था तुगलक डायनेस्टी का अप टू 1213 1215 तक, जब तक आपके पूरी तरह से तुगलक्स रिप्लेस कर दिए गए थे, क्योंकि तिमुरिड्स का अटैक कंटिन्यू हो गया था उस टाइम पे। आप देखोगे 1398 में तिमुरिड्स का अटैक स्टार्ट हो गया था, और जिसकी वजह से आपकी तुगलक डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। ठीक है, और तुगलक डायनेस्टी वीक भी पड़ रही थी क्योंकि उतने अच्छे उसके सक्सेसर थे नहीं। अगर हम बात करें आपके फिरोज शाह तुगलक के बाद के रूलर्स जो थे उतने सक्सेसिव नहीं थे, उतने अच्छे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे आपका मिलिट्री फोर्स है, चाहे आपका जो भी कोऑर्डिनेशन का सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। ठीक है ना, मिलिट्री उतनी अच्छी तरीके से वो मेंटेन कर सकते थे, कर पा रहे थे। तो
जो तिमुरिड्स का अटैक था उसने तुगलक एम्पायर को और डिग्रेड किया, ठीक है। और इस तरह से आपका तुगलक एम्पायर एक तरह से ख़त्म हो गया आपका 1412-13 तक, ठीक है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं नई डायनास्टी आती है, सैयद डायनास्टी, जिसको फाइंड आउट करते हैं खिज़र खान, ठीक है। खिज़र खान के सक्सेसर अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना तो उन्होंने कुछ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा कुछ इवॉल्व किया है, ना तो उन्होंने कोई बैटल ऐसी लड़ी है, ना तो उनके टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ लाइक कुछ इंट्रोड्यूस हुई है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। खिज़र खान इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फाउंडेड है सैयद डायनेस्टी के, ठीक है। तो इतना आपने इसमें कर लेना है। फिर लास्ट में हमारे पास आती है लोधी डायनेस्टी, जिसको फाइंड आउट करते हैं आपके बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद हमारे पास आते हैं सिकंदर लोधी, देन आपके इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और इब्राहिम लोधी को ही आपके बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया था 1526 में, 20 अप्रैल 1526 में, जिसमें आपके इब्राहिम लोधी को मार दिया गया था बाबर द्वारा, और दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गई थी, ठीक है। पहले आप इस क्रोनोलॉजी को अगर बना लोगे दैट इज़ गुड, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी अगर आप बना दोगे ना तो आपको एक सिस्टम, एक जो मेथड होता है, एक ट्रेंड जो है वो पता लग जाएगा कि कौन सा इवेंट कब हुआ है। एक इवेंट्स की आप टाइमलाइन बना दोगे, ठीक है। उस इवेंट्स की टाइमलाइन बनाओगे, फिर आप जो किंग है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि इस किंग के टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से आप पहले इस क्रोनोलॉजी को कर लो कंप्लीट कि पहले से लेकर के लास्ट तक कौन कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम पे फिर आओगे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करता है कि कोई भी एम्पायर है वो कितनी देर तक फ्लरिश करता है, कब तक फ्लरिश करेगा, और कितना वो वेल्दी एम्पायर है, ठीक है। ये सब कुछ जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सबसे प्रोमिनेंट सिस्टम था दैट वाज इक्ता सिस्टम, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया था हमारे इल्तुतमिश ने, ठीक है। इक्ता सिस्टम में होता क्या था एक्चुअली, जो भी आपकी लैंड थी, जैसे आजकल की हम बात करते हैं इंडिया, ठीक है। इंडिया बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से इक्ता भी एक तरह से स्टेट थी, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत का पूरा एरिया था उसको डिवाइड किया गया था बहुत सारे इक्ताज में, ठीक है। और उन इक्ताज़ को एक तरह से जो आज के टाइम पे हम स्टेट्स कहते हैं, प्रोविंसेस कहते हैं, ठीक है, वो एक तरह से इक्ताज़ होते थे उस टाइम पे। तो इक्ताज़ जो थे वो स्टेट की तरह थे, ठीक है। और उन इक्ताज़ में आपके जो उन्होंने लीडर रखते थे जिनके अंडर इक्ता होता था, जैसे आजकल सीएम के अंडर आपका स्टेट होता है, वैसे ही इक्ताज़ इक्तेदार के अंडर होता था, जिनको हम इक्तेदार मुक्ति वाली भी कहते हैं, ठीक है। फिर इक्ता के नीचे जो आपकी मतलब एरिया होता था दैट इज़ शिक, देन शिक के नीचे परगनास, देन परगनास के नीचे विलेज। जैसे हम आजकल कहते हैं विलेज, विलेज के बाद हम फिर आपके सब डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर जाते स्टेट, वैसे ही विलेज, विलेज के बाद आपका दिस परगनास, परगनास वॉज सब डिस्ट्रिक्ट, देन आपके शिक, शिक वॉज डिस्ट्रिक्ट, देन आपके इक्ताज, इक्ताज क्या थे आपके प्रोविंसेस, ओके, प्रोविंसेस या फिर स्टेट्स। तो इस तरह से उन्होंने आपके जो आपका पूरा किंगडम का जो लैंड था उसको डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे थे जो सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, ठीक है, जिनको हम आपके खालिसा लैंड भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यूनियन टेरिटरीज आजकल के, मैं इनको लिंक करूंगा आपके जो करंट हमारे पास आजकल चला, जैसे यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, उनको डायरेक्ट सेंटर कंट्रोल करता है, ठीक है। वैसे ही जो खालिसा लैंड थी वो भी डायरेक्ट आपके सेंटर के हाथ में थी, बट प्रोविंसेस जो थी वो इक्ताज की तरह थी, और इक्ताज को जो आपके कंट्रोल करता था वो इक्तेदार था। बट इक्तेदार आपका रिस्पॉन्सिबल था मेन जो आपके सल्तनत का लीडर था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इक्तेदार एक तरह से इंडिविजुअल था या फिर इंडिपेंडेंट लीडर था, ऐसा नहीं था। वो उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता था, वो आपका आंसरेबल था वैसे लीडर को। उसके पास जो भी आपका रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसका पर्टिकुलर परसेंटेज या शेयर था, वो उसको लीडर को देना पड़ता था, वो उसको सल्तनत को देना पड़ता था। जैसे कोई पर्टिकुलर अमाउंट सेट करते, ठीक है, वो पर्टिकुलर अमाउंट उसको सल्तनत को देना पड़ता था, बाकी जो बचा वो उसके पास जाता था, ठीक है। जो भी उसको इक्ते से या फिर जो भी वो एरिया उसके अंडर है वहाँ से वो कलेक्ट करेगा रेवेन्यू या फिर जो भी। और उसको एक पर्टिकुलर आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी, एक स्टैंडिंग आर्मी हर इक्ते में, हर इक्तेदार को एक आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी, ताकि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई वॉर टाइप कंडीशन हो रही है, सल्तनत के अंदर खतरा, सल्तनत के ऊपर खतरा मंडराएगा या फिर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो सारे इक्ते से काफ़ी सारी जो मिलिट्री जो उन्होंने इस्टेब्लिश की है वो आएगी, और वो एक तरह से फिर पूरी सल्तनत की आर्मी की तरह काम करेगी बैटल्स में या फिर वॉर टाइप कंडीशन में, ठीक है। तो इक्तेदार जो इक्ता था, इक्ता एक तरह से प्रोविंस की तरह काम करता था, और इक्ता का जो हेड करता था इक्ता को दैट वाज इक्तेदार, मुक्ति या वाली भी कहते थे, ठीक है। और
हम देखते हैं कि इक्ते में जो एक पर्टिकुलर शेयर था वो आपके सल्तनत के लीडर को जाता था, ठीक है। बाकी जो अब बचता था दैट वाज इक्तेदार का हिस्सा था वो। और जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्तेदार को एक पर्टिकुलर स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी, जिसको मतलब दिल्ली सल्तनत का जो लीडर है, जब भी सल्तनत को ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडिंग आर्मी की, तो वो हेल्प ले सकते थे इक्तेदार से, ठीक है। इक्तेदार से आर्मी लेंगे, स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। और स्टैंडिंग आर्मी को वो यूटिलाइज कर सकते थे किसी वॉर टाइप कंडीशन में, या फिर जब भी कभी ज़रूरत पड़ती थी मिलिट्री की, तो वो इक्ते से वो ले सकते थे, ठीक है। इक्ते में आपकी ये जो मिलिट्री है ये भी इस्टेब्लिश होती थी, ठीक है। इनका खाने पीने का पैसा, इनको मेंटेन करने का पैसा भी इक्तेदार ही करता था, क्योंकि इक्तेदार के पास पावर थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, ठीक है। बस उसको उस रेवेन्यू का कुछ जो फिक्स्ड शेयर था वो देना पड़ता था सल्तनत में, बाकी उसके पास रहता था। उसमें से वो अपना अपना भी सैलरी कलेक्ट करेगा, और तो और वो आपके ये जिस जो मिलिट्री है इसको भी मेंटेन कर सकता था, ठीक है। तो ये था आपका एक तरह से रफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर क्या सेंटर की बात करें तो सेंटर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए थे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, दीवान अर्ज बनाया था, ठीक है। दीवान खैरात था, दीवान कोही था, दीवान रियासत था, दीवान रिसालत था, ठीक है। दीवान मुस्तखराज था। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स थे। हर डिपार्टमेंट्स का एक पर्टिकुलर काम होता था। जैसे दीवान को ही एक आपका पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जो कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। वैसे ही दीवान मुस्तखराज आपका रेवेन्यू कलेक्शन का डिपार्टमेंट था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे सेंटर में। वो एक तरह से आप गो थ्रू कर लेना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे, हर डिपार्टमेंट का हेड कौन होता था, और हर डिपार्टमेंट का काम क्या होता था, और वो किस रूलर ने इस्टेब्लिश किया। जैसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो दीवान अर्ज, ठीक है। दीवान अर्ज को आपके इस्टेब्लिश किया था बलबन ने, और दीवान अर्ज एक तरह से मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ठीक है। उसके बाद दीवान कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जिसको आपके इस्टेब्लिश किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और उसके बाद दीवान रियासत आपके स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये था मार्केट का डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स भी निकाले थे, ठीक है। मार्केट रिफॉर्म लाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसी की देख रेख करने के लिए उसने एक डिपार्टमेंट बना दिया था दीवान रियासत, जो कि आपके दिस मार्केट रिफॉर्म डिपार्टमेंट था, ठीक है। मार्केट के बारे में देख रेख करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है। वैसे ही और भी डिपार्टमेंट थे, जैसे आप देखोगे तो दीवान खैरात भी था एक डिपार्टमेंट, जो कि आपके चैरिटी कलेक्शन की देखभाल करता था। चैरिटी कलेक्शन कितना हो रहा है, कहाँ से कैसे कैसे हो रहा है, तो उसकी निगरानी करने के लिए दीवान खैरात था। फिर आपका दीवान रिसालत था, ठीक है, फॉरेन डिपार्टमेंट, जो कि आपका इस्टेब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे सेंटर में। वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, एक चार्ट टाइप फॉर्म में इसको बना लेना। पहले डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट का काम क्या था, डिपार्टमेंट का हेड कौन था, उसके बाद डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किसने किया था, ठीक है, किस रूलर ने किया था। ये एक तरह से आपका वो चार्ट बना लो आप। इस तरह से आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ इंडिविजुअल, जो हमारे पास रूलर्स हैं उनकी प्रोफाइल, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट हर एक रूलर का आपको नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट जो रूलर है। जैसे स्लेव डायनेस्टी की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया है। जैसे हमने सुना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके स्टार्ट किया था आपका कुतुब मीनार का काम स्टार्ट किया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके दीवान रिसालत जो ये डिपार्टमेंट है इसको भी स्टार्ट किया था। ऐसे करके आप हर एक इंपॉर्टेंट रूलर का एक तरह से प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। उसने क्या काम किया है, उसके टाइम पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ऐसे ऐसे नेक्स्ट में आपकी इल्तुतमिश ने आपके जैसे स्टार्ट किया था दिस अरेबिक कॉइन स्टार्ट किया, जिसको जीतल या टंका भी बोलते हैं, ठीक है। कॉपर कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स, जीतल एंड टंका, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने आपको हम देखेंगे कि भाई जो आपकी 1221 से लेकर के 26 वाला जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे आपका जो मंगोल का अटैक था वो बहुत प्रोमिनेंट हो गया था, ठीक है। तो मंगोल के अटैक से भी उसने दिल्ली सल्तनत को बचाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इल्तुतमिश ने ही आपका इक्ता सिस्टम भी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप एक प्रोफाइल बना दोगे इल्तुतमिश की। फिर नेक्स्ट आपके रज़िया के टाइम पे कुछ खास इवेंट्स हुए नहीं थे, बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखना कि रज़िया पहली आपकी विमेन सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। अभी तक भी मतलब अगर हम बात करें आपकी डिपेंडेंट इंडिया की, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, डिपेंडेंट इंडिया की 1947 से पहले की बात करें तो पहली जो सुल्तान थी विमेन सुल्तान, तो वो रज़िया सुल्तान ही थी, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान के बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर था दैट वाज बलबन, ठीक है। बलबन के टाइम पे क्या हुआ, जैसे बलबन ने मैंने भी आपको बताया था दीवान अर्ज इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसने दो सिस्टम भी इनिशिएट किए थे, जैसे सिजदा करना, पाइबोस की पैरों को चूमना, और सिजदा करने का इसने एक सिस्टम स्टार्ट किया था।
उसके बाद इसने जैसे पर्शियन न्यू ईयर था एक नवरोज़, वो भी उसने स्टार्ट किया था। तो ये आप इंपॉर्टेंट हर एक रूलर की प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप नेक्स्ट चलोगे तो आपको मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जिसने मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है। दीवान रिसालत इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था कि जो आपका लैंड से रेवेन्यू था वो लैंड मेजरमेंट के थ्रू डिसाइड किया था, ठीक है। ऐसे पहले क्या होता था कि एक रफली आइडिया लगाया जाता था कि इस लैंड से इतना रेवेन्यू इस फार्मर को देना है, बट इनके टाइम पे क्या हुआ था कि एक लैंड था, उस लैंड का पर्टिकुलर पहले मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट के हिसाब से जो आपका रेवेन्यू था वो डिसाइड किया गया, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके टाइम पे हुई है, ठीक है। तो वो आप इनके इम्पोर्टेंट जो इस प्रोफाइल है उसमें कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट फिर हमारे मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था, जैसे इन्होंने आपके कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, इन्होंने आपके फेमाइन कोड इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इन्होंने आपके जिस दीवाने को ही एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वो भी इंट्रोड्यूस किया था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन्होंने लाए थे, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे इन्होंने टोकन करेंसी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो इस तरह से आप इनका भी एक रफ सा वो बना दोगे, प्रोफाइल बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, डेट वॉज जो इन्होंने आपके वाटर टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने कैनाल्स बनाई थी बहुत सारी, जिसमें से जो भी पानी अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज़ होना है, तो एग्रीकल्चर काम के लिए यूज़ होना, तो उसके लिए उन्होंने वाटर टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो आप इनकी पर्सनल प्रोफाइल में कवर करो। फिर उसके बाद आप इंपॉर्टेंट, अगर मैं रूलर की बात करूँ तो सैयद डायनेस्टी से ऐसा कोई बंदा था नहीं जिन्होंने कुछ किया है उस साइड, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप जाओगे लोधी डायनेस्टी में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था आपके सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी ने आपका एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है, जो कि था आपका गज़े सिकंदरी, ठीक है, जिसको हमने देखा बाद में शेर शाह सूरी ने भी आपका फॉलो किया था एक लैंड मेजरमेंट करने के लिए, गज़े सिकंदरी का जो सिस्टम था, ठीक है। ऐसे करके आप हर एक इंपॉर्टेंट लीडर की प्रोफाइल बना दो, ठीक है। उस प्रोफाइल में हर एक इंपॉर्टेंट लीडर, उस लीडर का रोल क्या था, उसने क्या चीज़ प्रमोट की थी, कब उसने कोई कैपिटल शिफ्ट की थी। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने आपकी कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। आपके सिकंदर लोधी ने आपकी कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली से आगरा, ठीक है। और इल्तुतमिश ने कैपिटल शिफ्ट की थी आपके लाहौर से दिल्ली के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता था जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो आपको जब भी हमने देखा था वो रूल आपके लाहौर से करते थे, वो आपके रूल दिल्ली से नहीं करते थे। इसलिए इल्तुतमिश ने जब आपकी कैपिटल शिफ्ट की लाहौर से दिल्ली के लिए, तो उनको रियल फाउंडर कहा जाता है इस तरह से दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि उन्होंने सल्तनत एक्चुअली दिल्ली से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए वो आपको हर एक रूलर की प्रोफाइल में लिखना, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिल्ली सल्तनत लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपको इसमें और कुछ करना है नहीं। एक चार्ट फॉर्म में अगर आप इसको करोगे, या फिर एक टाइमलाइन फॉर्म में अगर आप इसको करोगे, और क्रोनोलॉजिकली हर इवेंट्स को करोगे, और हर इवेंट के पीछे का रीज़न, कॉज, कौन था इंपॉर्टेंट बंदा उसमें, तो इस तरह से करोगे तो आई थिंक बहुत बहुत ईजी लगेगा आपको ये करना। तो आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको इस ऐसी कुछ और वीडियोस भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करें कि कोई अगर कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव और हो सकता हो, या कोई चीज़ मुझे आपको लगता है कि मैं थोड़ी रिफ़ाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप कमेंट में मुझे बताएं। और थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कोई और चीज़ इससे रिलेटेड होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।